जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज दो तीन मुद्दा पे बात करेंगे और दो तीन मुद्दा कौन कौन सा मुद्दा होगा ये भी आपको खुल के बताया जाएगा। आज हमारे साथ जो है कि मोहम्मद सद्दाम जो है कि हैं और इनसे भी बहुत कुछ सवाल किया जाएगा क्योंकि ये जेएमएम के कार्यकर्ता रहे हैं और जेएमएम का जो है कि वो छात्र यूनियन का प्रेसिडेंट भी रहे हैं। लेकिन अभी जो है कि वर्तमान समय में हम देखेंगे कि दो तीन मुद्दा हमारे पास है। कौन कौन सा मुद्दा है? तो पहला मुद्दा यह है कि कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी अपना कैंडिडेट का घोषणा कर चुकी है और झारखंड की एक उभरता हुआ पार्टी है जेबी कैसे जयराम महतो की पार्टी, वो भी अपना कैंडिडेट का घोषणा कर चुकी मनोज यादव के रूप में। लेकिन इंडिया गठबंधन अभी तक जो है कि अपना कोई भी कैंडिडेट का घोषणा नहीं करी है। पहला तो ये सवाल बनता है कि आखिर इंडिया गठबंधन जो है कि इतना लेट क्यों कर रही है। तो मैं जानना चाहूंगा मोहम्मद सद्दाम जी से कि आखिर इंडिया गठबंधन अपना कैंडिडेट अभी तक नहीं दी है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, देर आए दुरुस्त आए, ये कहानी आपने सुना होगा। ठीक उसी प्रकार से हमारे पास अभी फिलहाल जो है इंडिया गठबंधन से दो चेहरे सामने आ रहे हैं। पहला है जेएमएम से जयप्रकाश वर्मा और दूसरा है माले से इंडिया गठबंधन के तौर पे विनोद सिंह। ये दो में से किसी एक को टिकट मिलने के चांसेस ज्यादा है और हमको लगता है ये दोनों में इतना मादा है कि कोडरमा लोकसभा जीतने का वो दम रखते हैं। बस हम लोग देखना है कि कब ये घोषणा होता है। कई बार आप देख रहे होंगे कि ईडी का लगातार जो है झारखंड में छापा पड़ रहा है। कल ही आप देखेंगे कि पूरे झारखंड में 17 जगह पे जो छापा पड़ा है ईडी का। अब किस तरह से कार्य कर रही है ईडी पता नहीं चल रहा है। सदाम जी, मैं एक सवाल आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या इस बार कोडरमा लोकसभा क्षेत्र त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है? क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हैं कि अभी आपका दो उम्मीदवार का नाम का चल रहा चर्चा, चलिए अच्छी बात है कि बहुत जल्दी घोषणा करें। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक तरफ जो है कि बीजेपी का उम्मीदवार अन्नपूर्णा देवी, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जेबी केसेस का उम्मीदवार मनोज कुमार यादव और तीसरा आपके तरफ से कोई उम्मीदवार हुए। क्या ये त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है? क्या जेबी केसेस जयराम महतो की पार्टी कुछ बड़ा खेला कर सकती कोडरमा लोकसभा में? नहीं, किसी भी स्थिति और परिस्थिति में यहाँ त्रिकोणीय नहीं होने जा रहा है क्योंकि हम मानते हैं कि मनोज जी छात्र को लेकर के काफी आंदोलन किए हैं, परंतु कोडरमा लोकसभा के जो लोग हैं उनसे जुड़ाव उतना नहीं है और ना उनके जो क्षेत्र में कहीं किसी तरह का कोई एक्टिविटीज देखने को मिल रहा है। हमको लगता है कि वो कोई विशेष कुछ कर नहीं पाएंगे और इंडिया गठबंधन का जो उम्मीदवार रहेंगे और अन्नपूर्णा मैडम में ही टक्कर होगा और देखते हैं बाकी आगे क्या होता है। मतलब इनका कहना यह है कि जो जयराम महतो की पार्टी है जो अपना कैंडिडेट कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में मनोज कुमार यादव को दिए हैं वो कुछ खास नहीं कर पाएंगे। तो क्या ये इनसे एक और सवाल हमारा बनता है, क्या जो वो भीड़ है क्या वो भीड़ वोट में तब्दील नहीं हो सकती है? वो भीड़ वोट में कदापि तब्दील नहीं हो सकती है। आज जिस युवा पिछले 2 साल से झारखंड की झारखंडियत की बात के लिए जो है कि लोग मतलब मुद्दा को उठा रहे हैं बिना कोई मतलब परवाह किए हुए भी, जो है कि भाषा आंदोलन 1932 को लेकर, भाई ये मुद्दा अलग है और वो मुद्दा अलग है। वोट में तब्दील होना या नहीं होना, चलिए वो तो खैर वक्त की बात है। कोडरमा के जो लोग हैं यहाँ खाने को तरस रहा है और आप भाषा और संस्कृति के बारे में बात करें। हाँ, भाषा संस्कृति तब रहेगा जब पेट में खुद ही रहेगा। अभी देख सकते होंगे जो यहाँ का मुख्य रोजगार क्या है। यहाँ का मुख्य रोजगार आपका अबरक है, आपका मुख्य रोजगार आपका पत्थर ढिबरा सब चीजें, सारे पे तो प्रतिबंध लग गया है। हाँ, और किसी तरह का कोई मुद्दा में आपका मनोज जी का कोई हस्तक्षेप नहीं दिख रहा, ना कोई विरोध दिख रहा है, तो कैसे लोग उनसे जुड़ेंगे? देखिए, आप तो जो कह रहे हैं कि ये जो बात कह रहे हैं कि कोई भी मुद्दा में मनोज यादव नहीं है, तो खैर वो आपका है। लेकिन मनोज यादव के रूप में जो है कि हम लोग जो देख पाए थे कि जब मतलब आपका पारा टीचर की बात होती थी तो रांची में पारा टीचर का मुद्दा को लेकर जो है कई लाठी, कई बार जेल, ठीक है, जेएसएससी सीजीएल का मामला को लेकर अभी जिस तरह से जो है कि आंदोलन किया गया, जब आपकी भाषा सांस्कृतिक आपका जो है कि प्रदेश ही नहीं बचेगा तो आप जीवित भी कहाँ से रहेंगे। तो सांस्कृतिक बहुत बड़ा चीज है, अपना बचाना, भाषा बचाना, इसी की तो लड़ाई हो रही है। इसी की तो लड़ाई है कि आप पे जो है कि लूट के लुटेरा चले जा रहे हैं और हम खामोश बैठे हुए हैं। तो लड़ाई इसी के। बहरहाल चलिए, वो आपकी अपनी राय है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं और जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये पॉइंट बनता है 2024 जो है वो भारतवर्ष के लिए जो है कि एक लोकतांत्रिक पर्व के रूप में जो है कि है। और अभी जो चुनाव होने वाली है लोकसभा का, चुनाव करवाती कौन है ये बात तो स्पष्ट रूप से लोगों को पता है कि निर्वाचन आयोग चुनाव करवाती है। लेकिन अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो निर्वाचन आयोग का आयुक्त जो है वो 2 पद खाली है। एक तो मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त है वो आपका राजीव कुमार है पद पे बने हुए, लेकिन अगर अभी 8 मार्च को जो अरुण गोयल जो सदस्य के रूप में थे वो इस्तीफा दे दिए।
दूसरा आपका है अनूप चंद्र पांडे, वो मतलब फरवरी में ही रिटायरमेंट हो गए। तो एक क्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है कि इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में अकेला क्या तनहा चुनाव करा सकते हैं? और ये जो 2 पद जो खाली पड़ा हुआ है, क्या इसको खाली रहते हुए भी चुनाव हो सकता है? आपका विपक्ष क्या कर रही है? देखिए, एक बहुत सिंपल से शब्द में हम बोलेंगे, मोदी है तो मुमकिन है सुने होंगे। तो ठीक उसी प्रकार से मोदी जी अपने अनुसार चीजों को अपने रूप में ढालने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो भी देश का जो संवैधानिक संस्था है उसमें अपना वर्चस्व करने के लिए उसको तबाह कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि देश में जो है ईडी का किस तरह से तोता बना कर इस्तेमाल कर रहे हैं। आज कल ही देख सकते हैं कि अम्बा प्रसाद यहाँ छापा मारा, किस आधार पे मारा वो बात तो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। 17 जगह पे पूरे झारखंड में छापा पड़ा है। और ठीक उसी प्रकार देखिए हेमंत सोरेन, जो बिना कोई जमीन का मामला सामने नहीं आया और उनपे भी मतलब कि एक तो बाइस्ड होकर के उस पर हम ईडी ने छापा मारा, उसको जेल में बंद कर दिया है। मतलब ये कहना है कि अभी जिस तरह की बात हो रही है, तो अगर मतलब विपक्ष वाले लोग कुछ भी कर रहे हैं तो जो है कि मोदी सरकार के द्वारा ईडी भेज दिया जा रहा है और ईडी के द्वारा प्रेशर दिया जा रहा है, दबाव दिया जा रहा है, और अगर वो बात नहीं मान रहा तो फिर अंदर जेल में डाल दिया जा रहा है। ऐसे कई उदाहरण झारखंड में है। ये भाई साहब कह रहे हैं, आप देख सकते हैं कि अरुण गोयल जो किस कारणों से इस्तीफा दिए, यदि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो कई मामला उजागर आपको सामने आ जाएगा कि किस प्रेशर में ये दिए हैं, कि क्या हो रहा है, सब मालूम चल सकता है कि क्या कोई बड़ा खेला होने वाला है चुनाव आयोग के माध्यम से। अब सुप्रीम कोर्ट भी तो कई बार बोले कि चुनाव आयोग को एकदम निष्पक्ष तरीके से रहना चाहिए और उसका जो निर्वाचन का जो आयुक्त का नियुक्ति हो वो एकदम स्पष्ट रूप से होना चाहिए, लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि ये इस साफ तरीके से इसका भी जो है नियुक्त हो। चलिए, एक तो नियुक्ति भी सवाल उठता है। एक तो है कि, और आई होप कि आप लोग क्या सोचते होंगे कि निर्वाचन आयोग की भूमिका क्या स्वतंत्र है भारत में अभी वर्तमान में? हालांकि ये एक स्वतंत्र आयोग है, ये किसी के अंडर में कार्य को नहीं करती है निर्वाचन आयोग। और निर्वाचन आयोग में जो है कि 3 अन्य के आयुक्त होते हैं, एक मुख्य आयुक्त होता है, 2 अन्य आयुक्त होते हैं, जिसमें से 2 अन्य आयुक्त जो है कि वो अभी पद खाली है। एक तो रिटायरमेंट हो गया, दूसरा इस्तीफा दे दिए। एक जो है कि मुख्य आयुक्त है। ऐसा संभव नहीं है कि चुनाव हो सकता है, इसलिए चुनाव में डिले चल रहा है। तो आई होप कि हम लोग बेहतर जो है कि चुनाव की कल्पना करेंगे कि एक अच्छा चुनाव हो, देश में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो। और हमारा जो अंतिम जो सवाल है और जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, वो ये सवाल है चंदा को लेकर। जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो है कि मामला पूरे भारत में चल रही है, निर्वाचन आयोग जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है कि आपका इलेक्टोरल बॉन्ड को जो है असंवैधानिक घोषित कर दिया। मतलब स्पष्ट है कि जो चंदा मिला करता था, चंदा तो आज कोई नई बात नहीं है, बहुत पहले से पार्टियों को चंदा मिलती थी, लेकिन जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो चंदा मिलती थी उसे असंवैधानिक घोषित किया गया और सख्त निर्देश दिया गया एसबीआई को कि आप जो है कि फलाने तारीख को, पहला तो 6 तारीख को ही कहा गया था, नहीं 6 तारीख को एसबीआई जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के मामला से जो है कि निर्वाचन आयोग को कुछ सौंपी नहीं। तो क्या मनमानी कर रही है? क्या जिस तरह से हम लोग जाते हैं एसबीआई में और किसी काम को लेकर तो वो लोग कहता है लंच के बाद आना, तो क्या ये लंच के बाद वाला खेला चल रहा है? क्या कहेंगे? एकदम सही सूचना है। लंच के बाद का मतलब यही हो गया कि चुनाव कराने के बाद ये जो है इलेक्टोरल बॉन्ड में जो लोग इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं उनका नाम उजागर एसबीआई करना चाहती है। और कहीं ना कहीं हमको लगता है कि एसबीआई जो है पूरे केंद्र सरकार के इशारे पे काम कर रही है और वो किसी भी कीमत पे निर्वाचन आयोग को सूचना उपलब्ध कराना नहीं चाहती है। इसी कारण से वो बार बार सुप्रीम कोर्ट से टाइम मांग रही है और लास्ट 11 तारीख को जो जजमेंट हुआ है उसमें क्लियर कह दिया कि आपको 24 घंटे का समय दिया जाता है कि जो भी आपके पास सूचना उपलब्ध है हमको मुहैया करवाइए और निर्वाचन आयोग को जल्द से जल्द दीजिए ताकि वो अपने वेबसाइट पे अपलोड कर सके। और इसे जब पर्दा खुलेगा तो कई बात सामने आएगा कि किस तरह से देश में क्या क्या चल रहा है और ये देश की राजनीति को भी तय करेगा। इलेक्ट्रोल बॉन्ड से जो जुड़ा है, कौन कौन चंदा दिया है, कितना दिया है। देखिए, अभी तो एक मुद्दा चल रहा है, सीए एनआरसी को लेकर भी मुद्दा चल रहा है, लेकिन ये सब मुद्दा कुछ नहीं है रे भाई। जो मुद्दा निर्वाचन आयोग से रिलेटेड है, जो मुद्दा इलेक्ट्रोल बॉन्ड से रिलेटेड है, ये मुद्दा अगर भारत के लोग को समझ में नहीं आ रहा है
तो दुर्भाग्य है कि आने वाले वक्त में आपके पास सिर्फ पछताने के सिवा दूसरा कुछ नहीं होगा। आपका क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर राय दें। हमारे सद्दाम जी के बातों से अगर आप सहमत हैं तो आप जो है कि उसका भी राय दें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद। जोहार।